हेलो मिस्टर, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर में अगर हम बात करें, हमारे पास रिसेंट एंड केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है। रिसेंट एंड केमिस्ट्री में जो हम स्टडी कर रहे हैं, मेटल्स इन मेडिसिन की स्टडी कर रहे हैं। उसमें आता है कि विच मेटल आर यूज इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, कि कौन से मेटल्स होते हैं जिनका यूज डिजीज मतलब बीमारियों के लिए किया जाता है, बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। डायग्नोसिस मीनिंग भी यही होता है, डायग्नोसिस जो इलाज के लिए किया जाता है। या मेटल कॉम्प्लेक्स, which metal complex in used which metal complex are used in diagnosis of disease, कि ऐसे कौन से मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनका यूज डायग्नोसिस और डिजीज के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, ट्रीटमेंट के डिजीज के लिए किया जाता है। अब देखिए, जो कुछ तो मेटल्स होते हैं जिनका यूज ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, कुछ मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। मेटल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, जो हमारे सिलेबस में जो दे रहा है ना, वो एंटी ड्रग्स दे रहा है। तो हम मेटल कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, सिन प्लेटिन को ले लेते हैं यहाँ पे। पर ये भी बोलता है तब भी हमें सिन प्लेटिन लिखना है, कार्बोप्लेटिन एग्जाम्पल लिख लेना है, और एक आधा और ले लेना है, एग्जाम्पल ले लेता है। अगर वो कहता है इसी क्वेश्चन को, वो लिखता है कि मेटल कॉम्प्लेक्स या सिन प्लेटिन यूज इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज या एंटी ड्रग्स, कि यूज एंटी ड्रग्स यूज इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, कि एंटी ड्रग्स जो होते हैं कि कौन से एंटी ड्रग्स होते हैं जिनका यूज डिजीज के लिए किया जाता है। तो ये मेटल कॉम्प्लेक्स भी कह सकता है, एंटी ड्रग्स भी कह सकता है। और बोले तो क्या हो रहा, तो वही बात आते हैं मेटल कॉम्प्लेक्स यूज इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। मेटल कॉम्प्लेक्स की बात करें, मेटल आयन आर यूज फॉर डायग्नोसिस मेडिकल फील्ड, कि जो मेटल आयंस होता है या मेटल, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि मेटल आयन मेटल्स यूज इन डायग्नोसिस या डायग्नोसिस ऑफ डिजीज या ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो मेटल आयन की सबसे पहले हम मेटल की बात करते हैं कि मेटल आयन आर यूज फॉर डायग्नोसिस डायग्नोसिस के लिए यूज किए जाते हैं। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, डिजीज की डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, डिजीज के लिए यूज की जाता है मेटल्स, या मेटल यूज इन मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में भी तो यूज किए जाते हैं। या मेटल्स यूज इन मेडिसिन, मेटल्स का यूज मेडिसिन में किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाता है हमारा। सबसे पहले उसमें फिर एग्जाम्पल में लिया कि फिर आप थोड़ी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं। देर आर मेनी मेटल्स यूज इन मेडिसिन, या देर आर मेनी मेटल्स यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, डिजीज की डायग्नोसिस के लिए यूज किए जाते हैं। टेक्टिनियम की अगर हम बात करें, टेक्टिनियम यूज मेटल्स होता है जिसका यूज डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। टेक्टिनियम इज द मोस्ट कॉमनली यूज इन रेडियो आइसोटोप फॉर इमेजिंग पर्पस। इट एमिट ओनली गामा रेज एंड फोटोन। इट डज नॉट एमिट अल्फा या बीटा रेज। तो ये कहता है कि जो टेक्टेनियम होता है मोस्ट कॉमन मेटल्स होता है जिसका यूज रेडियो आइसोटोप में किया जाता है। मतलब जो रेडियोथेरेपी होती है ना, रेडियोथेरेपी जो होती है रेडियोथेरेपी, तो रेडियोथेरेपी में टेक्टेनियम का यूज किया जाता है जो इमेजिंग पर्पस के लिए होती है। जैसे एक्सरे वगैरह होता है ना, एक्सरे होता है। और रेडियोथेरेपी भी इसी प्रकार की एक टेक्निक होती है जिसमें टेक्टेनियम का यूज किया जाता है, मतलब मेडिसिन में यूज किया जा रहा है। जो टेक्टेनियम होता है, ये जो टेक्टेनियम होता है सिर्फ गामा रेस को एमिट करता है, फोटोन को, अल्फा बीटा रेस को एमिट नहीं करता है। वहीं उसकी कोबाल्ट की बात करें,
इसी तरह थैंक यू। Cobalt F7 is used for antibiotic. Cobalt F7, अब देखिए जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट F7 एक मेटल्स जो कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको 57 सॉरी कोबाल्ट 57 होता है जो मेटल कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका यूज एंटीबायोटिक्स में किया जाता है। वहीं आयरन की बात करें, आयरन होता है, आयरन का यूज भी मेडिसिन में करते हैं हम, मेडिसिन के लिए किया जाता है जो आयरन होता है। आयरन यूज ऑफ आयरन टू हार्ट एनीमिया, टू ट्रीट एनीमिया। एनीमिया डिजीज होती है, एक एनीमिया जो डिजीज होती है, आयरन, यूज ऑफ आयरन टू ट्रीट एनीमिया। जो आयरन होता है, आयरन का यूज एनीमिया डिजीज के लिए किया जाता है। बट मैनी मेटल्स यूज फॉर कैंसर एंड डीएनए। जो बट मैनी मेटल्स होते हैं, और भी बहुत मेटल्स होते हैं, मैनी मेटल्स होते हैं जिनका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। डीएनए को जब कैंसर होता है ना, डीएनए को डैमेज करने के लिए भी मेटल्स का यूज किया जाता है। और एंटीबायोटिक्स में मेटल्स का यूज किया जाता है। वहीं बात करते हैं प्लेटिनम। अब जो प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम ही है, प्लेटिनम एक ऐसा मेटल्स होता है जिसका यूज एंटी ड्रग्स के रूप में भी किया जाता है। जो एंटी ड्रग्स के रूप में किया जाता है जो कैंसर के सेल डिवीजन को डैमेज कर देती है और उसको किल कर देती है, ग्रोथ को रोक देती है। जो प्लेटिनम सिन प्लेटिन होती है, इस प्लेटिनम के द्वारा एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको सिन प्लेटिनम कहा जाता है। सिन प्लेटिनम का यूज एंटी ड्रग्स की फॉर्म में किया जाता है। अब वो डीएनए को डैमेज कर देता है। जब कैंसर के लिए उसका यूज किया जाता है, अब कैंसर के लिए यूज किया जाता है। वहीं अगर जिंक की बात करें हम, जिंक होता है, जिंक इज यूज्ड फॉर वायरस, जिंक कैटायन इज यूज्ड फॉर वायरस। अब जो जिंक एक मेटल कंपोनेंट होता है, मेटल होता है जिसका यूज, जिंक एक मेटल्स होता है, जिंक मेटल होता है जिसका यूज मेडिसिन में किया जाता है। जो वायरस होते हैं, वायरस के लिए यूज किया जाता है जिंक। अगर वहीं सिल्वर की अगर हम बात करें, है जी, सिल्वर होता है, सिल्वर इज यूज फॉर इन्फेक्शन एट द बर्न साइज। अब एजी सिल्वर होता है। अब सिल्वर भी क्या है, मेटल्स होता है। सिल्वर मेटल्स आर यूज इन मेडिसिन। सिल्वर इज मोस्टली यूज फॉर इन्फेक्शन एट द बर्न साइज। जो जला हुआ हिस्सा होता है ना, वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए सिल्वर। अब जब सिल्वर नहीं लगता है, उसके साथ मेडिसिन बनती है जिसमें सिल्वर का यूज होता है। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स बनता है, एक उसका एक अलग फॉर्मूला होता है। जब सिल्वर का यूज किया जा रहा है, जैसे प्लेटिनम है, प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसका यूज मेडिसिन में किया जाता है। इसी तरीके से सिल्वर होता है, इसी टाइप से जिंक होता है, इसी टाइप से आयरन होता है। तो इन सब का मेटल का यूज मेडिसिन में किया जाता है, मेटल का यूज मेटल कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में किया जाता है। प्लेटिनम टाइटेनियम, प्लेटिनम टाइटेनियम का यूज मेडिसिन में किया जाता है। मोस्टली यूज जो होता है विद डीएनए यूज फॉर कैंसर पेशेंट्स। प्लेटिनम टाइटेन का टाइटेनियम प्लेटिनम और प्लेटिनम एंड टाइटेनियम होता है, दिस मेटल रिएक्ट विद डीएनए। अब जो प्लेटिनम और टाइटेनियम होता है, ये मेटल डीएनए के साथ रिएक्ट करता है। अब मोस्टली जो यूज किया जाता है मेडिसिन में एंटी कैंसर की एंटी ड्रग्स की फॉर्म में इनका यूज किया जाता है। और कैंसर पेशेंट्स के लिए इनका यूज किया जाता है गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। अब गोल्ड का यूज भी मेडिसिन में किया जाता है,
उसका जो कॉपर होता है, सिल्वर होता है, एंटी कैंसर पेशेंट्स के एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज की फॉर्म में किया जा रहा है, कैंसर पेशेंट्स के लिए किया जा रहा है। और बहुत सारी डिजीज होती है जिनके लिए गोल्ड का यूज किया जाता है, कॉपर का यूज किया जाता है, सिल्वर का यूज किया जाता है। भाई लैंथेनम की अगर हम बात करें, लैंथेनम का यूज मेडिसिन में किया जाता है, एक मोस्ट कॉमनली मेटल्स होता है। फिर इसका ये भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में मेडिसिन में यूज होता है। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज के लिए यूज किया जाता है। जो किडनी की डिजीज होती है, किडनी या लिवर की डिजीज में लैंथेनम के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका यूज किया जाता है। मेटल यूज फॉर डायग्नोसिस एंड केमोथेरेपी विद एंटी कैंसर ड्रग्स। अब देखिए मेटल का यूज तो मैंने पढ़ लिया कि मेटल का यूज कहाँ होता है। मेटल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सिंप्लेटिन हम एग्जांपल ले लेते हैं, और दूसरा भी ले लीजिए। अब यहाँ पर उसने बोला कि केमोथेरेपी विद एंटी कैंसर ड्रग्स, उसकी केमोथेरेपी भी बतानी है और विद एंटी कैंसर ड्रग्स। अब एंटी कैंसर हमें ड्रग्स लेनी है। अभी ये जो एंटी क्वेश्चन वही है, सिर्फ अब उसने थोड़ा चेंज कर दिया। यहाँ पर मैं सबसे पहले मेटल यूज फॉर डायग्नोसिस पीछे पढ़ चुका हूँ मैं ये। अब वो यहाँ पर आता है मेटल कॉम्प्लेक्स यूज फॉर डायग्नोसिस या एंटी कैंसर ड्रग्स। आप क्या समझते हैं? एंटी कैंसर ड्रग्स यूज फॉर डायग्नोसिस, एंटी कैंसर ड्रग्स का यूज कैंसर के लिए किया जाता है, मेटल कॉम्प्लेक्स का यूज तो हम जो कैंसर पेशेंट्स होता है उसी के लिए कर लेते हैं, उसी को हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो केमोथेरेपी की अगर हम बात करें, केमोथेरेपी, लेकिन जो मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं अलग अलग डिजीज में उनका यूज किया जाता है। लेकिन मुझे जो थोड़ा सा एग्जाम के अकॉर्डिंग मुझे मतलब जितना सिलेबस में बताया गया है एंटी कैंसर ड्रग्स ही बताया गया है, तो मैं उसी को ले लेता हूँ। जिस कॉम्प्लेक्स का यूज ड्रग्स में किया जा रहा है उसी को हम इसकी थ्योरी में लिख देते हैं, मेटल कॉम्प्लेक्स यूज फॉर डायग्नोसिस। मेटल यूज फॉर डायग्नोसिस पीछे हो गया। ड्रग्स इज ए केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज फॉर डिजीज। ड्रग्स क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका यूज डिजीज के लिए किया जाता है। वही केमोथेरेपी की बात करें, केमो का दो वर्ड से मिलकर बनता है, केमो प्लस थेरेपी। एक मिनट यहाँ दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था शायद, हाँ यार, कि केमोथेरेपी क्या होती है। केमो जो होती है, केमोथेरेपी दो वर्ड से मिलकर बनी होती है। केमो केमिकल, थेरेपी ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट, केमोथेरेपी का मतलब क्या होता है? केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट तो किसी भी बीमारी का होता है ना। केमोथेरेपी का मतलब होता है किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट किया जाना केमोथेरेपी द्वारा। और केमोथेरेपी का मतलब होता है केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। जो केमिकल मेटल्स होते हैं, मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके द्वारा डिजीज का ट्रीटमेंट किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है। Chemotherapy is the treatment of disease by using chemical agent which have toxicity for infection of cells and microorganisms, and chemotherapy agent does not harmful for living cells for man and animal। तो ये बोला जो केमोथेरेपी क्या होती है। केमोथेरेपी इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज या is used is the treatment of disease। केमोथेरेपी का यूज डिजीज के लिए किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए किया जाता है। अब जो केमोथेरेपी होती है उसमें केमिकल एजेंट का यूज किया जाता है। केमिकल एजेंट, अब वे जो केमिकल एजेंट्स होते हैं, केमिकल रिएजेंट्स होते हैं, केमिकल रिएजेंट मतलब जो केमिकल कंपाउंड होते हैं, केमिकल कंपाउंड का यूज किया जाता है। वो टॉक्सिसिटी फॉर इन्फेक्शन ऑफ सेल्स। जो इन्फेक्टेड सेल्स होती है उनके लिए टॉक्सिस होते हैं, मतलब हार्मफुल होते हैं इन्फेक्टेड सेल्स के लिए। इन्फेक्टेड सेल मतलब हमारी बॉडी में जब हम डिजीज होती है तो सेल्स इन्फेक्टेड हो जाती है, जिनके उनका यूज, जो केमिकल रिएजेंट का यूज उनके 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 लिए किया जाता है। वो टॉक्सिक इफेक्ट को शो करते हैं। लाइक सेल्स होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है। लेकिन जो ये केमिकल रिएजेंट्स होते हैं, ये जो हमारी लिविंग सेल होती है, जो लिविंग सेल होती है इन्फेक्टेड नहीं होती है, लिविंग सेल के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। केमोथेरेपी एजेंट डज नॉट हार्मफुल फॉर लिविंग सेल्स। अब केमोथेरेपी का मतलब तो समझ गया, केमो प्लस थेरेपी। केमो केमिकल, थेरेपी ट्रीटमेंट। केमोथेरेपी इज द treatment of disease या chemotherapy is used for diagnosis by the using chemical reagent chemical reagent
This chemical reagent is toxic for infected cell and microorganism. But chemical reagent या chemotherapy reagent does not harmful for living cells. तो ये यहाँ पर होता है. अब मैं थोड़ा यहाँ पे पढ़ा देता हूँ. जो केमोथेरेपी की बात करते हैं, ड्रग्स का क्या होता है? ड्रग्स क्या होती है? ड्रग्स भी एक केमिकल सब्सटेंस होता है. ड्रग्स क्या है? एंटी ड्रग्स एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको हमने केमोथेरेपी में बनाया. जो केमिकल सब्सटेंस होता है, ड्रग्स एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका यूज डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है. केमोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. ठीक है. अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेटल एंड मेटल कॉम्प्लेक्स इज मोस्टली यूज इन मेडिसिन. अब कह रहा है कि जो मेटल्स होते हैं और मेटल कॉम्प्लेक्स भी होते हैं. Metal and metal complex is used. Metal and metal complex is mostly used in medicines. जो मेटल होते हैं, मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका यूज मेडिसिन में किया जाता है. हमारे जो एग्जांपल सिलेबस मेडिसिन से लिखा है, या आप कह सकते हैं डायग्नोसिस ऑफ डिजीज या ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, मेटल एंड मेटल कॉम्प्लेक्स इज यूज फॉर मेनी डिजीज. उसमें फिर एग्जांपल में उसने लिया सिस्प्लेटिन. मेटल कॉम्प्लेक्स कौन सा लिया? सिस्प्लेटिन. सिस्प्लेटिन वर्ल्ड बेस्ट एंटी कैंसर ड्रग्स होता है. अब हमें एंटी कैंसर ड्रग्स की इसमें स्टडी करनी है, तो अगर मेटल कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो तब भी हम मेटल कॉम्प्लेक्स सिस्प्लेटिन ले लेते हैं, उसके बारे में हमें लिख लेना है. अब सिस्प्लेटिन जो है एंटी कैंसर ड्रग्स, तो हमारे दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. 2 क्वेश्चन हो रहे हैं. मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स मेटल कॉम्प्लेक्स का यूज लिखना है कि डिजीज के लिए. मेटल कॉम्प्लेक्स सिस्प्लेटिन लो, डिजीज कैंसर हुआ. या एंटी ड्रग्स के बारे में आता है कि एंटी ड्रग्स के बारे में बताइए, तो सिस्प्लेटिन ही एंटी ड्रग्स होती है. एंड ट्रांजिशन मेटल आयन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइम. सिस्प्लेटिन क्या होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल होता है, मोस्ट वर्ल्ड बेस्ट एंटी कैंसर ड्रग्स होती है, जिसका स्ट्रक्चर ये होता है डायमिनो प्लेटिनम डाइक्लोराइड. सिस्प्लेटिन कहा जाता है. ट्रांस नहीं होती, ट्रांस का यूज नहीं किया जाता एंटी कैंसर ड्रग्स में, सिर्फ सिस्प्लेटिन का यूज किया जाता है. और जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो एंजाइम्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, बट मोस्टली चिलेटिंग एजेंट्स. अब देखिए चिलेटिंग, आपको चिलेटिंग थ्योरी देखने को मिलेगी. अब ये क्वेश्चन एक तरीके से ये भी आ जाता है कि चिलेटिंग थ्योरी या चिलेटिंग थेरेपी से आप क्या समझते हैं. अब चिलेटिंग थेरेपी का मतलब वही होता है कि चिलेटिंग रिएजेंट्स होते हैं. चिलेटिंग रिएजेंट्स कौन से होते हैं? जो किसी भी मेटल के साथ कॉन्जुगेटेड होते हैं, वो चिलेट फॉर्म में होंगे, चिलेटिंग इफेक्ट को शो कर रहे होंगे. चिलेटिंग थेरेपी भी कहते हैं या चिलेटिंग थ्योरी में. जब चिलेटिंग थ्योरी या चिलेटिंग इफेक्ट आता है, तब भी आपको मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टडी करनी है कि मेटल कॉम्प्लेक्स का यूज डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज के लिए किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए किया जाता है. उस पर भी आप सिस्प्लेटिन लिख दीजिए चिलेटिंग रिएजेंट में, और 2-4 एंटी कैंसर पढ़ लीजिए. और जो मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो मेटल कॉम्प्लेक्स का यूज किसी भी डिजीज के लिए किया जाता है, 2-4 किस वो मैं आगे बताऊंगा, वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. और कौन कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं, किन किन डिजीज के लिए यूज किया जाता है, वो सब चिलेटिंग थ्योरी में भी आ जाते हैं. तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि चिलेटिंग थ्योरी से आप क्या अच्छा समझते हैं, या चिलेटिंग थेरेपी क्या होती है. चिलेटिंग एजेंट एज ए ड्रग्स एक्सप्लेन बाय चिलेटिंग थ्योरी या चिलेटिंग थेरेपी. तो कह रहा है जो चिलेटिंग रिएजेंट होते हैं, ये ड्रग्स होते एज ए ड्रग्स, ये ड्रग्स की तरह होते हैं. ड्रग्स क्या है? एंटी ड्रग्स यही तो है ना, जो मेडिसिन है. चिलेटिंग एजेंट एंटी ड्रग्स होते हैं या ड्रग्स होते हैं, उसको चिलेशन थ्योरी या चिलेशन थेरेपी के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है. केमोथेरेपी में बता चुका हूं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ केमोथेरेपी. अब जो हम केमोथेरेपी के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो हम केमोथेरेपी के पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमोथेरेपी क्या होती है. एंटी माइक्रोबियल एजेंट ड्रग्स होते हैं, कि केमोथेरेपी में एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का यूज किया जाता है. फिर एंटी कैंसर ड्रग्स का यूज किया जाता है सेकंड पार्ट में. जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ड्रग्स होती है, वे 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं. माइक्रोबियल माइक्रोसाइडल एजेंट्स होते हैं. माइक्रोबियल
माइक्रोबियल स्टैटिक्स होते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोसाइडल, एंटी माइक्रोसाइडल, एंटी माइक्रोबायोस्टैटिक्स, एंटी माइक्रो सॉरी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट टू पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, माइक्रोबिसाइडल होते हैं, माइक्रोबायोस्टैटिक्स होते हैं, स्टैटिक्स होते हैं। वहीं एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स या ड्रग्स की बात करें, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, etc वगैरह। ही जो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स होती है केमोथेरेपी में के द्वारा जो माइक्रोबियल डिजीज एजेंट्स एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स बनती है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, उन्हें किल कर देती है, जो उनकी ग्रोथ को किल कर देती है, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स या एंटीमाइक्रोबियल reagents kill the microorganism such as bacteria, fungi, etc. ये antimicrobial reagent stop the growth of microorganism। अब इसको टू पार्ट में डिवाइडेड किया गया, एक माइक्रोबिसाइडल होता है, एक माइक्रोबायोस्टैटिक्स होता है। अब वही माइक्रोबिसाइडल की बात करें, इट किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल पर पेनिसिलिन दिया उसने कि जो माइक्रोबिसाइडल होता है, माइक्रोबिसाइडल होता है, वो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, फंजाई तथा बैक्टीरिया होती है जिनको नष्ट डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं माइक्रोबायोस्टैटिक्स की बात करें, माइक्रोबायोस्टैटिक स्टॉप द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है या ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, जैसे सेल डिवीजन होता है, इन्फेक्शन में सेल डिवीजन होता है, इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है, तो माइक्रोबायोस्टैटिक्स द्वारा उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दिया जाता है। जहां पे मेडिसिन सल्फोनामाइड का यूज किया जाता है, माइक्रोबायोसाइडल में डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन होता है उसका ट्रीटमेंट करके उसको हटा दिया जाता है। ये सब टू पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। वही एंटी कैंसर ड्रग्स होता है, जो दूसरा पार्ट होता है एंटी कैंसर ड्रग्स। अब जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती है, ये भी काफी टाइप्स की एंटी ड्रग्स होती है, अलग अलग तरीके से एंटी ड्रग्स का यूज किया जाता है। एंटी कैंसर ड्रग्स इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल या किल या स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल। एग्जांपल सिस्प्लेटिन। उसने बोला कि जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती है, इसका यूज कैंसर पेशेंट्स के लिए किया जाता है। अब जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती है, ये किल द कैंसर सेल या स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल। लेकिन जो एंटी कैंसर ड्रग्स का मेनली यूज जो होता है ना, कैंसर सेल की ग्रोथ को स्टॉप करता है। अब ग्रोथ को जो सेल डिवीजन होता है उसको स्टॉप करता है। अब एंटी जो कैंसर को तो सेल के डिवीजन मतलब सेल को तो रोक रहा है वो कैंसर को, लेकिन वो डीएनए को डैमेज करता है। मेन जो चीज होती है ना एंटी कैंसर ड्रग्स की, अगर मेन चीज बात करें हम, जो डीएनए होता है, डीएनए को डैमेज कर देता है, क्योंकि डीएनए के द्वारा ही तो हमारे शरीर में कैंसर फैलता है। मतलब कोई सा भी बीमारी होती है डीएनए के द्वारा ही फैलती है, तो डीएनए को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से कैंसर का सेल डिवीजन रुक जाता है। फिर बाद में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसकी वजह से कैंसर थोड़ा थोड़ा बहुत स्मॉल क्वांटिटी के द्वारा खत्म किया जाता है, और डीएनए की सेल्स को डैमेज कर देता है एंटी कैंसर ड्रग्स। लेकिन जो लिखा हुआ होता है कि एंटी कैंसर ड्रग्स इज यूज्ड फॉर कैंसर पेशेंट्स। एंटी कैंसर ड्रग्स किल द कैंसर सेल या स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल। एग्जांपल सिस्प्लेटिन। एंटी कैंसर रिएजेंट्स। अब यहाँ पे एंटी कैंसर रिएजेंट की हम बात कर लेते हैं या एंटी कैंसर ड्रग्स की बात कर लेते हैं कि मोस्ट what best example of anti drugs? Cisplatin. Cisplatin is used for cancer patients। और सिस्प्लेटिन कैंसर पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। कैंसर सेल डिवीजन को स्टॉप कर देता है, कैंसर की सेल के ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, और डीएनए को डैमेज कर देता है। डीएनए को डैमेज करता है, उसके द्वारा कैंसर सेल का डिवीजन रुक जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे सिस्प्लेटिन इज यूज्ड फॉर कैंसर केमोथेरेपी। कैंसर केमोथेरेपी
सिस्प्लेटिन का यूज कैंसर केमोथेरेपी में किया जाता है। सिस्प्लेटिन ब्लॉक द डीएनए। सिस्प्लेटिन जो होता है ये डीएनए को ब्लॉक कर देता है, जिसका एग्जांपल अगर फॉर्मूले की बात करें डायमोनियम प्लेटिनम डाइक्लोराइड होता है, ये इसका ये फॉर्मूला होता है। सिस्प्लेटिन ड्रग्स डिस्कवर इन 1960। जो सिस्प्लेटिन ड्रग्स होती है जो सिस्प्लेटिन ड्रग्स होती है उसको 1960 में डिस्कवर किया गया था। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल यही होता है, डायमिनो प्लेटिनम डाइक्लोराइड होता है, एंटी कैंसर एक्टिविटी होती है। अब जो डाइक्लोराइड होता है ये क्या है, एक हेलोजन ग्रुप तो है ये, तो हेलोजन ग्रुप कोई और सा भी आ जाता है तब भी उसको भी एंटी कैंसर ड्रग ही कहा जाता है। मान लीजिए एग्जांपल पे फ्लोरीन, ब्रोमीन, कोई सा भी हेलोजन कंपाउंड ले लेता है, यहाँ पे उसने एग्जांपल पे एक्स दे दिया, वो भी एक एंटी कैंसर ड्रग्स होती है। जो मेन चीज होता है ना एंटी कैंसर ड्रग्स का जो यूज होता है, डाइएमीन होता है। डाइएमीन ग्रुप प्लेटिनम से कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, सिस फॉर्म में होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म में नहीं होना चाहिए। देयर आर टू मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग्स व्हिच यूज फॉर कैंसर। अब देखिए टू मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग्स होती है जिनका यूज कैंसर के लिए किया जाता है, कैंसर पेशेंट्स के लिए किया जाता है। हालांकि एंटी ड्रग्स तो काफी सारी होती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली की बात करें, जो मोस्ट कॉमनली है और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो ड्रग्स है, सिस्प्लेटिन है और कार्बोप्लेटिन। अब देखिए जो प्लेटिनम है उस डायमिनो ग्रुप तो ऐसे ही कॉन्जुगेटेड है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर आ गया तो इसको कार्बोप्लेटिन ड्रग्स कहा गया। कार्बोप्लेटिन ड्रग्स कहा गया जिसका यूज कैंसर पेशेंट्स के लिए किया जा रहा है। सिस्प्लेटिन का यूज भी कैंसर पेशेंट के लिए किया जा रहा है। डायमिनोप्लेटिन इसका ये स्ट्रक्चर हुआ, ये सिस फॉर्म में है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो कार्बोप्लेटिन का स्ट्रक्चर ये हुआ, प्लेटिनम से 2 अमीनो ग्रुप यहाँ पे कॉन्जुगेटेड हो गए, ये ऑक्सीजन हो गया, इधर ऑक्सीजन हो गया, फिर ऑक्सीजन से कार्बोनिल ग्रुप। अब ये कार्बोनिल के बाद यहाँ पे सी है, सी के बाद CH2 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 ये सी। तो दूसरी फॉर्म में एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया था कि जो ये यहाँ पर है ना, यहाँ पे CH2 सिस्प्लेटिन एंड कार्बोप्लेटिन इज यूज्ड फॉर कैंसर। तो सिस्प्लेटिन होते हैं और कार्बोप्लेटिन होते हैं, इनका यूज ही कैंसर के लिए किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें सिस्प्लेटिन शो द एंटी कैंसर एक्टिविटी एट एंड इट्स मोर स्टेबल। जो सिस्प्लेटिन होती है वो एंटी कैंसर एक्टिविटी को शो करती है और मोर स्टेबल होती है। वही ट्रांसप्लेटिन की बात करें, ट्रांसप्लेटिन भी तो हो सकती है, ज्यादा से क्लोरीन ग्रुप ये ट्रांसप्लेटिन है। ट्रांसप्लेटिन इट इज एंटी कैंसर डिएक्टिविटी, ये डिएक्टिविटी को शो करती है, एक्टिव नहीं होती है, लेस स्टेबल होती है, स्टेबल नहीं होती है, लेस स्टेबल होती है, जिसके कारण ये जो साइटोक्रोम्स होते हैं, सॉरी ब्लड्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर जैसे हमारी बॉडी में जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है, मतलब अगर अनस्टेबल होने के कारण यहाँ से ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से डीएनए तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जो सिस्प्लेटिन होता है, सिस्प्लेटिन ड्रग्स में हमारे डीएनए से जाकर कॉन्जुगेटेड होता है, डीएनए में ही जाकर कॉन्जुगेटेड हो जाता है वो। तो ट्रांसप्लेटिन की बात करें, ये एंटी कैंसर एक्टिविटी को शो नहीं करता है, लेस स्टेबल होता है। सिंथेसिस ऑफ सिस्प्लेटिन, ट्रांसप्लेटिन का पता चल गया, एंटी कैंसर ड्रग्स के लिए यूज नहीं की जाती, एक्टिव नहीं होती है, सिस्प्लेटिन यूज की जाती है। टू टाइप, दो तो मोस्ट एग्जांपल कार्बोप्लेटिन होता है और सिस्प्लेटिन होती है। वही सिंथेसिस ऑफ सिस्प्लेटिन की बात करें कि प्रिपरेशन सिस्प्लेटिन का जो प्रिपेयर की जाती है किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ कराई जाती है, क्लोरीन ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है, जहां पे फिर उसके बाद फिर अगेन अमोनिया के साथ कराई जाती है। तो यहाँ पे सिस्प्लेटिन फॉर्म हो जाती है। सिस्प्लेटिन अगर वही ट्रांसप्लेटिन होगी, ट्रांसप्लेटिन लेस स्टेबल होगी, वही एंटी कैंसर शुड है। अब वही प्रॉपर्टीज की बात करें, जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती है
उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जो सिस्प्लेटिन की जो प्रॉपर्टीज होती है कि एंटी कैंसर ड्रग्स should have neutral because it diffuse into साइटोप्लाज्म, कि जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में ही जाकर डिफ्यूज होती है। अगर ये न्यूट्रल नहीं होगी किसी वजह से ये लेस स्टेबल होती है, तो ये जैसे बॉडी में जाती है तभी डिफ्यूज हो जाएगी, डीएनए तक नहीं पहुंच पाएगी या साइटोप्लाज्म तक नहीं पहुंच पाएगी। जैसे जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती है पहले बॉडी में एंटर करती है, फिर उसके बाद ह्यूमन ब्लड में जाती है, ब्लड से साइटोप्लाज्म में जाती है। अब जब साइटोप्लाज्म ब्लड के अंदर हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए में साइटोप्लाज्म होता है, उससे जाके ये एंटी कैंसर की ड्रग्स की तरफ मतलब कॉन्जुगेटेड हो जाती है, डीएनए को डैमेज करती है, जिसकी वजह से डीएनए डैमेज होने की वजह से डीएनए की कैंसर सेल का जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। इट शुड हैव वीक ट्रांसडायरेक्टली पावर, इसके पास वीक ट्रांसडायरेक्टली पावर होनी चाहिए। इट शुड हैव एमीन ग्रुप, इसके पास ड्रग्स ह्यूमन बॉडी में एंटर करती है, ह्यूमन बॉडी से के बाद ब्लड में एंटर करती है, ब्लड से साइटोप्लाज्म में एंटर कर लेती है। ओके, मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन ऑफ सिस्प्लेटिन, मोड ऑफ एक्शन, एक्शन ऑफ सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन का एक्शन या फंक्शन ऑफ सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन या एंटी ड्रग्स या मेटल कॉम्प्लेक्स। मोड ऑफ एक्शन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, मेटल कॉम्प्लेक्स में एंटी कैंसर ड्रग्स या सिस्प्लेटिन कि ये किस तरीके से एक्शन, किस तरीके से फंक्शन करती है। एंटी कैंसर ड्रग्स डैमेज द कैंसर सेल एंड स्टॉप द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब मेन फंक्शन ये यहाँ पर आया ना कि जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती है वो कैंसर सेल को डैमेज कर देती है और डीएनए के रेप्लिकेशन को स्टॉप कर दी है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, हमारे डीएनए तो हर चीज का वाहक होता है। डीएनए क्या होता है कि वाहक है कि जो डिजीज को भी डिजीज मोटर बंद कीजिए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को स्टॉप कर देता है। जब डीएनए ही हमारी बॉडी में किसी भी डिजीज को या जब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है वो डीएनए के द्वारा ही हमारी बॉडी में जाती है, जब ब्लड के अंदर पहुंच जाता है तो ये डीएनए को डैमेज करता है। मेन चीज होती है वो डीएनए को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से कैंसर की ग्रोथ रुक जाती है। फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट अलग से किया जाता है कैंसर का। सिस्प्लेटिन इंटरेक्ट विद डीएनए बेस, प्यूरिन बेस एंड पायरिडीन बेस। लेकिन जो सिस्प्लेटिन होता है ना, जब ब्लड में आता है, ब्लड के बाद वो डीएनए से इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली। हमारे डीएनए को तो डैमेज, मेन मकसद क्या है उसका, डीएनए को डैमेज करना है। डीएनए को डैमेज होने की वजह से कैंसर की ग्रोथ रुक रही है। अब जब कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग मेडिसिन का यूज किया जा रहा है, सिर्फ ग्रोथ को रोक देता है जो सिस्प्लेटिन होता है। फिर बाद में मेडिसिन देने के बाद कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो जो बेस होता है प्यूरिन बेस, पायरिडीन बेस होता है। प्यूरिन बेस की बात करें, जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन में एडेनिन तथा ग्वानिनिन होता है। पायरिडीन की बात करें, पायरिडीन में साइटोसिन होता है। साइटोसिन पायरिडीन में होता है, प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिनिन होता है। अब जो हमारा ये होता है ना, क्या कहते हैं इसको, सिस्प्लेटिन होता है। जो ग्वानिनिन होता है N7 पोजीशन से N7 पोजीशन से कॉन्जुगेटेड होता है या बॉन्डेड होता है। When cisplatin interact with DNA base ग्वानिनिन से जब सिस्प्लेटिन डीएनए बेस ग्वानिनिन से अटैच होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है। सेल डिवीजन विल बी ब्लॉक ऑफ डीएनए एंड डैमेज द कैंसर सेल। जो डीएनए का सेल डिवीजन होता है उसको ब्लॉक कर देता है, कैंसर सेल को डैमेज कर देता है। यहाँ पर उसने एग्जांपल पे उसने यहाँ पे दिखा दिया कि जो सिस्प्लेटिन होती है किस तरीके से कॉन्जुगेटेड, मतलब किस तरीके से ज्वाइन होती है। एडेनिन थाइमिन ग्वानिनिन साइटोसिन एडेनिन थाइमिन। एडेनिन थाइमिन से जुड़ती है ग्वानिनिन साइटोसिन से। जो स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए का, इस तरीके से होता है। एडेनिन थाइमिन, एडेनिन और ग्वानिनिन, एडेनिन ग्वानिनिन ग्वानिनिन एडेनिन। एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा ग्वानिनिन साइटोसिन से। अब एडेनिन ग्वानिनिन के बीच में फास्फोरस होता है, ग्वानिनिन के बीच में फास्फोरस होता है।
ग्वानिलीन एडेनिन के बीच में भी फास्फोरस होता है। इसी प्रकार थायमिन और साइटोसिन के बीच में भी फास्फोरस होता है। साइटोसिन के बीच में भी फास्फोरस होता है। साइटोसिन थायमिन के बीच में फास्फोरस होता है। उसी प्रकार फिर आगे को स्ट्रक्चर इसी तरीके से बन जाता है। जहाँ पे थायमिन है, फिर साइटोसिन फिर थायमिन होगा, फिर साइटोसिन फिर थायमिन होगा। इसी प्रकार से एडेनिन ग्वानिलीन एडेनिन होगा, फिर ग्वानिलीन फिर एडेनिन। तो ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आ जाता है। अब जब सिस्प्लेटिन जैसे हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये ब्लड में जाता है, फिर साइटोप्लाज्म में जाता है। साइटोप्लाज्म में वो डीएनए से जैसे इंटरेक्ट करता है, जो दूसरा ग्रुप होता है, यहाँ पे हेलोजन ग्रुप हो या क्या था कार्बोप्लेटिनम। कार्बोप्लेटिन पे एग्जांपल मैंने बताया। कार्बोप्लेटिन का यूज भी क्या किया जाता है, कैंसर पेशेंट्स के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिस्प्लेटिन ले लेते हैं, तो ये ग्वानिलीन से अटैच हो जाता है। अब अटैच होने की वजह से जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, जब सिंगल से अटैच हो जाता है तो डबल स्टैंडर्ड, तो जब डीएनए का स्ट्रक्चर ही डैमेज हो जाता है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर जब डैमेज हो गया तो सेल डिवीजन तो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, जिसकी वजह से कैंसर का सेल डिवीजन भी नहीं होगा। अब वही कार्बोप्लेटिन की बात करें, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो ग्वानिलीन से आगे अटैच हो जाता है, अमोनिया एसिटीज रहता है। ये यहाँ पे जो नीचे थायमिन वाला पोर्शन होता है ना, ये एसिटीज यहाँ से ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे अलग आ जाता है। इससे कोई कॉन्जुगेटेड नहीं, इससे ज्वाइन नहीं होता है नीचे वाले पोर्शन से, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड से अटैच हो जाता है। जो एंटी ड्रग्स होती है सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से अटैच होती है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से अटैच नहीं होता है, जिसकी वजह से डीएनए ब्लॉक्ड हो जाती है, सेल डिवीजन ब्लॉक्ड हो जाता है, एंटी कैंसर या सेल डिवीजन रुक जाता है। फिर उसके बाद जब एंटी ड्रग्स और दी जाती है तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मेटल यूज इन मेडिसिन, एंटी कैंसर, बोरोन न्यूट्रॉन मेटल एजेंट, कैप्चर थेरेपी, डिसऑर्डर। मेटल यूज इन मेडिसिन उसने कहा कि मेटल का यूज एंटी कैंसर ड्रग्स की फॉर्म में भी किया जाता है, बोरोन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी में भी किया जाता है, मेंटल डिसऑर्डर में भी किया जाता है। मेंटल डिसऑर्डर्स होता है, मेंटल डिजीज होती है, उनके लिए भी मेटल्स का यूज किया जाता है, कॉम्प्लेक्स का यूज किया जाता है। बोरोन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी में भी यूज किया जाता है, एंटी कैंसर में भी यूज किया जाता है। और मैनी डिजीज होती है जिनमें मेटल कॉम्प्लेक्स का यूज मेडिसिन की फॉर्म में किया जाता है। चिलेशन थ्योरी की अगर हम बात करें, चिलेशन थ्योरी क्या है, इसको मैंने थोड़ा, ये लेंथी लेक्चर है, थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन इसमें सारी चीजें कवर हो जाएगी आपको। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके का है तो थ्योरी सिर्फ आपको यही लिख कर आनी। चिलेशन थ्योरी से आप क्या समझते हैं, ये केमिकल डिटॉक्सिफिकेशन। अब चिलेशन थ्योरी या चिलेशन थेरेपी वही है। चिलेशन थेरेपी में चिलेटिंग लिगेंड के बारे में ये बताता है। द डिटॉक्सिफिकेशन में मतलब होता है जब हमारे बॉडी में मतलब टॉक्सिसिटी, कोई भी टॉक्सिस मतलब हार्मफुल चीज हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है। हार्मफुल क्या होता है, वही इन्फेक्शन बीमारी हमारी बॉडी में होती है, तो उनको चिलेटिंग एजेंट्स के द्वारा निकाला जाता है। चिलेटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। चिलेटिंग रिएजेंट जो हो गए टेट्रा की फॉर्म में, पेंटा हेप्टा की फॉर्म में, हेक्सा की फॉर्म में, तो सब चिलेटिंग रिएजेंट्स होते हैं। जैसे टेट्रा होता है, पेंटा, तो चिलेटिंग रिएजेंट। द डिटॉक्सिफिकेशन बाय चिलेटिंग रिएजेंट, डिटॉक्सिफिकेशन। अब जब जो हमारी टॉक्सिसिटी बॉडी में होती है, मतलब जो हार्मफुल इफेक्ट होता है या इन्फेक्टेड होती है हमारी बॉडी, अब उसका डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। उसको जब सही किया जाता है तो उसने बोला ये चिलेटिंग एजेंट्स के द्वारा किया जाता है। अब चिलेटिंग एजेंट्स में हमने क्या पढ़ा, मेटल कॉम्प्लेक्स पढ़े, मेटल कॉम्प्लेक्स में हमने सिस्प्लेटिन पढ़ा। वो भी क्या है, उससे भी तो डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। एंटी ड्रग्स है तो वो ड्रग्स को, जो कैंसर होता है, कैंसर को के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। मेटल्स हमने पीछे पढ़ लिए, मेटल कॉम्प्लेक्स भी हमने पढ़ लिए। द डिटॉक्सिफिकेशन बाय चिलेटिंग रिएजेंट, इट्स नोन एज चिलेटिंग थेरेपी। उसने कहा है कि जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो चिलेटिंग रिएजेंट के द्वारा किया जाता है, जिसको हम चिलेशन थेरेपी भी कहा जाता है, और इसको हम चिलेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। When toxic metal enter in the body, या बोले ना, जब टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक मेटल होते हैं या बॉडी में एंटर करते हैं या हमारी बॉडी इन्फेक्टेड होती है, या क्वांटिटी ऑफ माइक्रो एलिमेंट इज इंक्रीज या डिक्रीज या डेफिशिएंसी हो जाती है। जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो एसेंशियल हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं,
वे या तो कम होने लगते हैं या क्वांटिटी से ज्यादा हो जाते हैं, तो वे भी टॉक्सिसिटी के इफेक्ट को शो करने लगते हैं। अब उनके लिए फिर हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है। चीजें जो वेजिटेबल्स फ्रूट वगैरह भी होती है उन सबसे उनका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। जो मेडिसिन होती है, एंटी ड्रग्स हमें ली जाती है जो एंटी ड्रग्स की फॉर्म में, तो जिसकी वजह से इनफैक्ट उन सबको उन सबका ट्रीटमेंट किया जाता है। बट चिलेटिंग रिएजेंट्स ट्रीटमेंट द टॉक्सिसिटी, कि जो चिलेटिंग रिएजेंट होते हैं उनका यूज डिजीज के लिए किया जाता है या टॉक्सिसिटी के लिए किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ चिलेशन थ्योरी डिटॉक्सिफिकेशन कैन बी एक्सप्लेन। अब जो चिलेशन थ्योरी होती है, चिलेशन थ्योरी के द्वारा हम डिटॉक्सिफिकेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब डिटॉक्सिफिकेशन में जो मेटल्स होते हैं, मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनका यूज ड्रग्स की फॉर्म में किया जाता है, ड्रग्स का यूज डिजीज की फॉर्म में किया जाता है, उन सब की स्टडी हमें इस थ्योरी में करनी होती है, जिसमें हम कार्बोप्लेटिन का एग्जाम्पल ले लेंगे और सिस्प्लेटिन का एग्जाम्पल ले लेंगे। एंटी ड्रग्स कैंसर की एंटी ड्रग्स की बात करते हैं तब भी उसी कॉम्प्लेक्स को लेंगे हम। अगर कैंसर एंटी कैंसर ड्रग्स की बात करते हैं तब सिस्प्लेटिन तो है चिलेटिंग एजेंट, लेकिन अलग अलग भी अगर आपको बहुत ज्यादा लेंथी वो दे देता है एग्जांपल के तौर पे एंटी ड्रग्स फॉर कैंसर फला, मतलब कार्बोप्लेटिन, तो फिर आपको सिर्फ वही लिखना है। तो अलग अलग अगर वो पर्टिकुलर नाम से दे रहा है, किसी नाम से दे रहा है कि भाई इस ड्रग्स के बारे में आप बताइए, तो आपको तब तो उसी को लिखना होगा। लेकिन अगर वो नाम नहीं दे रहा है तो फिर हम लिख देते हैं चिलेटिंग एजेंट सम इम्पोर्टेंट ड्रग्स सिस्प्लेटिन कार्बोप्लेटिन। चलो ये यहाँ पे खत्म होता है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। थैंक यू।